हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस बायोलॉजी सीरीज़ का भी भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं इसी बायोलॉजी सीरीज़ में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम जानेंगे प्लांट्स में किस प्रकार रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, कैसे एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। और कैसे इनमें डिफरेंट जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनका क्या रोल है, कैसे क्या 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 चीज़ें होती हैं, वो जानेंगे। ठीक है, इसके 2-3 लेक्चर्स लेना ज़रूरी हो, क्योंकि अगर बड़ा चैप्टर है तो फिर डिटेल में भी हम जानेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी कर देने का कोई मतलब नहीं अगर समझ में ही नहीं आया तो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव। सभी सांस लेते हैं तभी हम जी पाते हैं, है ना। बट वाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों ज़रूरी है ब्रीदिंग। वॉट हैपन्स वेन वी ब्रीथ ऑल्सो? डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ? ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ सो देन हाउ, कैसे होता है ये? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स need energy na, for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction, or even breathing. Where does all this energy come from? पूछ रहे हैं कहाँ से आती है सारी एनर्जी ना। We know we eat food for our energy, but how is this energy taken from food? How is this energy utilized? Do all food give the same amount of energy? Do plants eat? Where do plants get their energy from? And microorganisms for their energy requirements, do they eat food? यही सब क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या प्लांट्स भी खाना खाते हैं, क्या प्लांट्स भी कैसे क्या करते हैं, और ये सारे चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पुटअप किए हैं। कैसे एनर्जी बनती है, कैसे वो यूटिलाइज होती है, ये सारी चीज़ें। यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चंस एंड रेज्ड अबव, दे मे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happens. कैसे होता है ये जानेंगे। All the energy required for life processes is obtained by the oxidation of some macromolecules that we call food. यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसको हम मतलब फूड के फॉर्म में लेते हैं। जैसे प्लांट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो जानेंगे। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया केवल अपना खाना बना पाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबको पता है, बहुत बचपन से सबने ही पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, जो सन से मिल रही होती है, वही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो इनका स्टोरेज होता है वो किन किन फॉर्म्स में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स में हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज बन जाता है ना, सुक्रोज एंड स्टार्च। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट एट ऑल सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज। यानी सारे सेल्स नहीं करते हैं, सारे ऑर्गन्स नहीं करते, कुछ ही स्पेशलाइज्ड होते हैं ना। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, ये भी आपने जाना होगा बचपन से ही, that are most often located in the superficial layers carried out photosynthesis. Hence even in green plants all other organs, tissues and cells that are non green need food for oxidation. ठीक है, समझ गए। Here hence food has to be translocated to all the नॉन ग्रीन प्लांट्स। नहीं, ग्रीन पार्ट्स तो उसका जो होता है प्लांट का, वो तो कर लेता है फोटोसिंथेसिस और खाना बना लेता है, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ तक खाना कैसे पहुँचता है, तो ये प्रोसेस होता है इसमें पूरा। ठीक है, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, डायरेक्टली जो हर्बीवोर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स खा लेते हैं, है ना, और इनडायरेक्टली कार्निवोर्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब देखिए जो फंजाई होता है, वो जो डेड मैटर होता है, डिकेड मैटर होता है, उस पर ही वो अपनी जीवन लीला चलाता है, क्योंकि उसका वही खाना होता है ना। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from the photosynthesis. This chapter deals with the cellular respiration or the mechanism of breakdown of food
materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP. ATP सभी को पता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यही क्या होता है, एक तरह से एनर्जी गिविंग होता है ना. Photosynthesis, of course, takes place within the chloroplast in the eukaryotes, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria. ठीक है, समझ गए. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बाकी जो प्रोकैरियोट्स में नहीं भी होता है, वहाँ साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल. Okay. The breaking of the CC bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy, is called respiration. Respiration क्या होता है? The breaking of the CC bonds of complex compounds, ठीक है, through the process of oxidation होता है cells में, और क्या होता है फिर उससे क्या, leading to release of considerable amount of energy, मतलब अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को रेस्पिरेशन क्या देते हैं. द कंपाउंड्स डेट आर ऑक्सीडाइज्ड ना ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. ओके, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज respiratory substances in some plants under certain conditions. Okay, during oxidation within a cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released from the cell or in a single step. एक step में नहीं होता है, एक single step में नहीं हो सकता. It is released in a series of slow stepwise reaction controlled by enzymes and is trapped as chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by the oxidation in respiration is not bracket में है, or rather cannot use directly but is used to synthesize ATP. यानी जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि क्या synthesize हो सके, ATP का synthesis हो सके ना, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. फिर वो टूटता रहता है broken फॉर्म, ठीक है, ताकि एनर्जी रिलीज होती है ना जब वो टूटता है, तो जब भी ज़रूरत होती है तो ये सारे प्रोसेस अपने आप होते हैं, जब भी रिक्वायर्ड होती है हमें एनर्जी की तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं. ओके, ये प्लांट्स की बात हो रही है और एनिमल्स में भी लगभग इसी तरह होता है ना, तो वही बता रहे हैं. Hence ATP acts as an energy currency of the cell. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism, and carbon skeleton produced during the respiration is used as precursors for biosynthesis of other molecules in the cell. तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू प्लांट्स ब्रीथ. देखिए, वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट quite so direct. Yes, plants require O2 for respiration to occur, and they also give out CO2. Hence, plants have systems in place that ensure the availability of O2. ठीक है, plants, unlike animals, have no specialized organs for gases exchange, but they have stomata and lenticles for this purpose. आपने स्टोमेटा का नाम सुना होगा ना, ठीक है, उसके लिए वही सारी चीज़ें कर रहा है. There are several reasons why plants can get along without respiratory organs. First, each plant part take care of its own gas exchange needs. There is very little transport of gases from one part to another. ठीक है. Second, plants do not represent, कह रहे second reason बता रहे हैं, plants do not present great demands for गैस एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा डिमांड उस वहाँ होती भी नहीं है गैस एक्सचेंज के लिए. रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर दैन द एनिमल्स डू. मतलब इनमें रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस बहुत, मतलब कह रहे हैं बहुत रेट इसमें लो होता है कंपेयर टू एनिमल्स के उसमें. ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स. ठीक है, when cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. अब देखिए तीसरा कारण क्या बता रहे हैं वो जानिए. थर्ड, the distance that gases must diffuse even in large bulky plants is not great. ठीक है, each living plant in a cell, कह रहे हैं कि एक जो एक तो पहली बात तो स्टोमेटा आप सब समझ रहे होंगे, जो स्मॉल
पोर्स ओपनिंग होती है ना उसमें लीव्स में, वहीं से सारा एक्सचेंज वगैरह होता रहता है। तो कह रहे हैं ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, यू मे आस्क, बट वॉट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स? इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर्स inside and beneath the bark. bark मतलब छाल होती है ना। they also have openings called lenticles, उसमें भी openings होती हैं जिन्हें lenticles बोल दिया जाता है, जो large plants होते हैं, जो heavy plants होते हैं, है ना। thus most, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे lenticles होते हैं। the cells in the interior are dead and provide only mechanical support देते हैं। thus most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with the air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaves. अब देखिए parenchyma cells होते हैं leaves में ही होते हैं, stems है ना, leaves, stems and roots ये सारे होते हैं यहाँ पर plants के leaves में, stems में and roots में, which provide an interconnected network of air spaces. The complete combustion of glucose which produces CO2 and H2 as end products yield energy, most of which is given out as heat. तो यहाँ पे C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये चेन एक तरह से ये केमिकल रिएक्शन होता है। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल to the cell, it should all be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy gases मतलब goes out as heat, मतलब सारी नहीं हीट के फॉर्म में चली जाती, कुछ तो स्टोर होती ही है। ठीक है, द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स, इनेबलिंग सम स्टेप्स टू be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis. How this is done is essentially the story of respiration. During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as products. ठीक है, the combustion reaction requires oxygen, but some cells live where oxygen may or may not be available. Can you think of such situations in organism where O2 is not available? There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. बता रहे हैं जब पहला प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ होगा तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कल्पना ही नहीं उस समय की जा सकती थी, तो उसमें वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहा होगा। Even among present day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic reactions या conditions. Some of these organisms are facultative, ठीक है, anaerobes, while in other requirements for anaerobic react condition is obligate. In any cases, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. Glycolysis क्या होता है? जो breakdown होता है ग्लूकोज का pyruvic acid में, उसी को glycolysis बोल देते हैं। अब देखिए glycolysis का पूरा एक मतलब कैसे बनता है, उसका पूरा एक प्रोसेस है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें ग्लाइकोलिसिस आएगा, फर्मेंटेशन आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन आएगा ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी आएगी। तो हम धीरे धीरे इसको करेंगे। कल 2 टॉपिक ले लेंगे, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक स्टेप में भी क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ किस स्टेप में क्या क्या बनता है, ठीक है। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए। विदाउट एनी बर्डन, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।